हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य में हमने उसके किस प्रकार से वह एक दास्तान भरे जीवन से निकल के एक महान सम्राट बना, ऐसा देखा। बाद में हमने उसकी शासन व्यवस्था की कुछ चीजें भी देखी थी, जैसे कि राजा और राजा के बाद उसकी प्रांतीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था के हमने उसके अंतर देखा था प्रांत। इसके अंतर्गत यदि हम माने तो ये 6 भागों में विभाजित था, जिसमें से पहला था गृह राज्य, दूसरा था उत्तरापथ। गृह राज्य जो था यह मगध और पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र था और इसमें स्वयं राजा शासन कर रहा था। इसकी जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। वहीं जो उत्तरापथ की बात करें तो इसके आसपास का यदि चीज देखें हम तो जो वर्तमान गांधार और पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता था और इसमें जो इसकी जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। वहीं दक्षिणापथ एक प्रांत था, दक्षिणापथ। इसकी जो राजधानी थी वह स्वर्णगिरी थी, स्वर्णगिरी। इसके पश्चात अगला जो प्रांत था वह था अवंती। अवंती था यह जो वर्तमान समय मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, उज्जैन के जो आसपास का क्षेत्र था वह था और इसकी जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी। उज्जैनी, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। वहीं अगला था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो वर्तमान समय का जो गुजरात है उसे ही प्राचीन काल में सौराष्ट्र कहा जाता था और जो इसकी राजधानी थी वह थी गिरनार। इसके बाद जो अगला जो प्रांत था वह था कलिंग। कलिंग अगला प्रांत था और इसकी जो राजधानी थी वह थी तोशली, तोशाली या तोशली। कलिंग क्षेत्र जो वर्तमान समय में बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता था। तो इस प्रकार से 6 प्रांतों में विभाजित था चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा प्रशासन या पूरा जो साम्राज्य था वह। इन 6 प्रांतों में से जो राजा होता था वह गृह राज्य में शासन करता था। वहीं जो अन्य जो विश्वास पात्र जो मंत्री होते थे या जो राजकुमार होते थे वह राजकुमार शासन करते थे इन आगे के दूसरे प्रांतों में। इनमें से उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि तक्षशिला जो था, तक्षशिला का जो प्रांतपति था वह था सुसीम। सुसीम, तक्षशिला का प्रांतपति था सुसीम और उज्जैनी का जो प्रांतपति था अवंतिका का वह था अशोक। अशोक, उज्जैनी का प्रांतपति अशोक और तक्षशिला का प्रांतपति था सुसीम और ये दोनों ही यह दोनों ही जो थे, उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, यह दोनों ही जो थे यह बिंदुसार के पुत्र थे। जो बिंदुसार जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इस प्रकार से जो राजा होता था वह स्वयं गृह राज्य में शासन करता था और उसके पुत्र या जो विश्वास पात्र जो मंत्री होते थे वह राज्य करते थे या प्रांतपति होते थे या राज्यपाल होते थे अन्य प्रांतों के। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन या राज्य था वह प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों के बाद में यदि हम देखें तो यह गांवों में भी विभाजित था, जनों में विभाजित था या ये कहें कि छोटे छोटे स्थानीय प्रशासन में विभाजित था। तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त का स्थानीय प्रशासन या मौर्य साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य का ये कहें कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रांतीय प्रशासन में जो गृह राज्य था, गृह राज्य में राजा जो होता था यह पूरे साम्राज्य का राजा, पूरे साम्राज्य का अधिपति होता था और गृह राज्य में शासन करता था। इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे उनके सम्मुख किसी भी विषय पर चर्चा की जाती थी और वह राजा को परामर्श देते थे। किंतु राजा जो होता था
उसे इस बात का कोई भी अनुबंध नहीं होता था या इस बात की कोई भी उसे बाध्यता नहीं होती थी कि वह मंत्री परिषद की बातों को माने। तो इस तरह से मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे इन्हें 12,000 पर्ण वार्षिक 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक इसका वेतन होता था। वही राजा को परामर्श देने के लिए सचिव होते थे। इन सचिवों को मंत्रणा कहा जाता था। सचिवों को मंत्रणा कहा जाता था। और यह सचिव जो होते थे राजा को प्रमुख कार्यों में या ये कहें कि हर जगह पर इनको सहयोग देते थे और राजा के परामर्श से या राजा के कहने पर, आदेश पर कार्य करते थे। ये जो मंत्रणा होते थे इनका जो वार्षिक वेतन होता था वह लगभग 48,000 पर्ण वार्षिक होता था। मंत्रणा अर्थात जो सचिव होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो वर्तमान में भी भारतीय सरकार में यदि हम देखें तो उसमें भी जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके प्रमुख सचिव होते हैं और सचिव ही सारा कार्य करते हैं। मंत्रियों के सारा कार्य सचिव ही करते हैं। उस प्रकार से उस समय भी राजा का जो कार्य था या मंत्री परिषद के जो कार्य थे उनको सचिव ही देखा करते थे, जिन्हें मंत्रणा कहा जाता था। तो इस प्रकार से राजा होता था और यह प्रशासन करता था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागों में बांटा गया था। 18 विभागों में बांटा गया। 18 विभागों में बांटा गया था और प्रत्येक विभाग का एक विभाग अध्यक्ष होता था। पुरोहित या पुराहित, जो पुरोहित होता था यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। एक प्रकार से प्रधानमंत्री होता था। दान, दक्षिणा, धर्म और साथ ही राजा को परामर्श देने का कार्य करता था। राज्य की सेवाओं के लिए भर्ती करने का, सेना की भर्ती करने का आदि कार्य जो थे यह पुरोहित ही करता था। इसका मुख्य कार्य होता था प्रधानमंत्री के समान। चंद्रगुप्त के समय पर इस पद पर चाणक्य विराजमान थे। वही बात करें सन्निधाता का, तो सन्निधाता जो होता था यह कोष जमा करने वाला या कोष का नियंत्रण करने वाला, आर्थिक गतिविधियों को देखने वाला व्यक्ति होता था। आर्थिक। वही बात करें समाहर्ता, तो यह कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष होता था और कोष के अंदर जमा की जाने वाली जो राशि होती थी या उसे निकालने वाली जो राशि होती थी उस पर इसकी नजर होती थी। इसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। कोषाध्यक्ष। सेनापति, यह संपूर्ण सेना का सेनापति होता था। सेना के अंदर किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से सैनिकों को इकट्ठा करना है, सैनिकों का रख रखाव करना है, सैनिकों को ऊर्जावान रखना है, सैनिकों की जो स्थिति है उसे बरकरार रखने का जो कार्य होता था वह सेनापति का होता था। सैन्य कार्य, ये असल में ये विभाग थे और उन विभागों के ये अध्यक्ष थे। युवराज जो होता था, यह युवराज राजा की अनुपस्थिति में शून्य काल में राजा का कर्तव्य निर्वहन करता था और जब राजा अपने समय पर अपने जगह पर मौजूद होता था उस समय यह अन्य प्रांतों में जाकर राज्यपाल का कार्य करता था। तो इसे हम युवराज करके, इसे एक प्रकार से यह जो था प्रदेष्टा, जो धर्मस्थली जो न्यायालय होते थे, धर्मस्थली न्यायालय जो होते थे उनका जो अध्यक्ष होता था वह प्रदेष्टा कहलाता था। धर्मस्थली। व्यवहारिक, जो कंटक शोधन न्यायालय होते थे, कंटक शोधन जैसे कि जिसमें आपराधिक चीजें आती थी, उन चीजों का जो अध्यक्ष होता था वह प्रदेष्टा होता था, जिसे वह व्यावहारिक होता था। कंटक शोधन, कंटक शोधन। और जो नायक होता था, नायक जो होता था इसका कार्य होता था छावनियों का निर्माण करना। जगह जगह पर छावनियां जहां भी बनाई जाती थी वहां पर उनका निर्माण करना। और जो कर्मांतिक होता था, यह जो राजकीय जो खान होती थी जिनमें से कुछ धातुएं निकाली जाती थी, उनका जो अध्यक्ष होता था कर्मांतिक होता था। कर्मांतिक। मंत्री परिषद अध्यक्ष जो होता था, यह मंत्री परिषद जो होती थी राजा की उसका अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष।
दंडपाल जो होता था यह सैन्य अधिकारी होता था और सेना के अंदर जो सैनिकों की गणपूर्ति करनी होती थी, सैनिकों की भर्ती करनी होती थी, वह कार्य करता था सेना अधिकारी। अंतपाल जो होता था, यह जो आंतरिक व्यवस्था होती थी, आंतरिक जो रक्षा का कार्य होता था, वह अंतपाल करता था। आंतरिक रक्षा, आंतरिक रक्षा। दुर्गपाल जो होता था, जो बड़े बड़े दुर्ग बनाए जाते थे या किले बनाए जाते थे, उन दुर्गों की रक्षा और उनका जो रख रखाव था वह दुर्गपाल करता था। नागरिक जो होता था वह नगर का जो प्रशासन होता था उसकी व्यवस्था को देखता था। एक तरह से नगर अध्यक्ष होता था, नगर अध्यक्ष। दोवारिक जो होता था यह राजप्रसाद का अध्यक्ष होता था। राजप्रसाद जो होता था उसका रखरखाव का कार्य दोवारिक करता था। अंतवंशिक जो होता था यह जो राजा का जो निजी अंगरक्षक होता था, या ये कहें कि बॉडीगार्ड होता था, वह होता था निजी अंगरक्षक। और इसमें से प्रशासता, जो प्रशासता होता था, यह जो राज्य आज्ञाएं होती थी, राजा के द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती थी, उन आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का जो कार्य था वह प्रशासता का होता था। राजाज्ञा, लिपिबद्ध। और जो आटविक होता था, अंत में जो आटविक होता था, वह व्यक्ति एक प्रकार का बाहरी बल व्यक्ति होता था। बाहरी बल की जो अध्यक्ष होता था, या उन बाहरी बल को जो रखने का, जो सेनाओं को रखने का और अन्य जो ऐसी चीजें थी जो सुरक्षात्मक दृष्टि से रखी जाती थी, उन्हें आटविक कहा जाता था। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में प्रशासन हेतु 18 विभागों की स्थापना की गई थी। 18 विभागों को अलग अलग कार्य दिए गए थे और उनके 18 मंत्री होते थे या उनके अध्यक्ष होते थे। इस प्रकार से इसके अध्यक्ष होते थे। सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। सैन्य प्रशासन में मुख्यतः मौर्यों के पास में पैदल सेना, गज सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और नौसेना, इस प्रकार की 5 सेनाएं थी। तो इस तरह से 5 सेनाएं थी और 5 सेनाओं के जो रास्ते होते थे, रास्तों का, मार्ग का या इनकी छावनी लगाने का जो कार्य होता था, उसके लिए भी एक अलग सैन्य व्यवस्था की रखी थी, यानी कि सेना के ही एक भाग को इस कार्य में भी लगाया गया था। इस प्रकार से मौर्यों की जो सैन्य व्यवस्था थी वह 6 भागों में विभाजित थी। पदाती सेना, पदाती या पैदल, एक होती थी घुड़सवार या अश्व, एक होती थी इसमें रथ सेना, एक होती थी गज सेना और एक होती थी नौसेना। नौसेना, और इन नौसेना के अलावा यातायात या युद्ध सामग्री, यातायात या युद्ध सामग्री के लिए भी एक अलग सेना का भाग होता था। इसमें जो पदाती सेना होती थी या पैदल सेना होती थी, और इसकी लगभग जो संख्या थी वह 6 लाख के बराबर थी। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके समय पर इसकी संख्या 6 लाख के बराबर थी। जो घुड़सवार थे उनकी संख्या लगभग 30,000 के लगभग थी। रथ सेना जो थी यह लगभग और जो गज सेना थी, गज सेना भी उनके पास काफी थी। सेना और नौसेना और युद्ध सामग्री सेना, इस प्रकार से सेना को, सेना के रख रखाव के लिए इन्हें 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये जो सेना, संपूर्ण सेना होती थी, यह पूरा भाग होता था, यह 6 समिति में विभाजित था। और इन 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इस तरह से ये जो समिति होती थी या पूरी सेना का जो रख रखाव था वह 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था। 30 सदस्यों की समिति बनती थी, 30 सदस्यों की 6 समितियां बनती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और वह सभी पूरी सेना, पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना, नौसेना, सभी का कार्य करते थे। इस प्रकार से मौर्यों का सैन्य प्रशासन होता था। इसके बाद में हम देखते हैं उनका न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन, मौर्यों का जो न्याय प्रशासन था वह 2 भागों में विभाजित था। जैसे कि एक था कंटक शोधन और एक था धर्मस्थली।
वैसे तो जो न्याय का मुख्य अधिकारी होता था या सर्वोपरि कह सकते हैं हम, वह होता था राजा। राजा स्वयं ही न्याय का अधिकारी होता था, किंतु न्याय के जो ये दो विभाग बनाए रखे थे, इनके दो अधिकारी होते थे अलग अलग, जिनके माध्यम से न्याय किया जाता था। किंतु अंतिम रूप से अगर जो न्याय की बात करें, तो अगर कोई ऐसा विषय होता था जिसका न्याय ये नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए राजा के पास भी पहुंचाया जा सकता था। ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में कि राजा सुबह से लेकर शाम तक अपने सभी ऐशो आराम को छोड़ के न्यायालयों में बैठा रहता था और न्याय का कार्य करता था। तो इस तरह से कंटक शोधन और एक धर्मस्थली, जो धर्मस्थली का व्यक्ति होता था यह प्रतिष्ठा कहलाता था। वहीं जो कंटक शोधन का व्यक्ति होता था या अधिकारी होता था, इसे व्यवहारी कहा जाता था। व्यवहारी। कंटक शोधन न्यायालय जो होता था यह फौजदारी न्यायालय होता था। फौजदारी न्यायालय होता था। और जो प्रतिष्ठा होता था यह दीवानी न्यायालय होता था। दीवानी अर्थात कि कंटक शोधन जो न्यायालय था, इसके अंतर्गत जो अपराध किए जाते थे, जैसे कि लूट खसोट, हत्या या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, इस प्रकार से जो भी अपहरण है, हत्या है, बलात्कार है, आदि चीजें जो थी वह आपराधिक श्रेणी में आती थी, वह कंटक शोधन के माध्यम से की जाती थी। वही बात करें धर्मस्थली की, तो धर्मस्थली जो न्यायालय था, इसका अधिकारी जो या प्रमुख होता था वह प्रतिष्ठा होता था। और यह दीवानी न्यायालय होता था, जैसे कि जमीन विवाद, तलाक या गृह संबंध विवाद आदि जो विवाद होते थे, जो कि एक प्रकार से आपराधिक श्रेणी के न होकर आपसी उलझन के जो होते थे, उनके लिए बनाया गया था। इस तरह से ये दो न्यायालय था, कंटक शोधन और फौजदारी न्यायालय। इन्हें तीन अमात्यों की सहायता से चलाया जाता था और मुख्य जो न्याय का अधिकारी होता था वह राजा होता था। तो इस तरह से मौर्यों की न्याय प्रशासन भी बड़ी अच्छी न्याय प्रशासन थी, निष्पक्ष न्याय किया जाता था। यहाँ पर जो न्याय होता था वह निष्पक्ष होता था। निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था थी यहाँ पर। आगे देखते हैं इनका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी, अर्थात कि यहाँ पर कृषि और पशुपालन कृषि प्रधान थी। अर्थव्यवस्था तो जो थी वह कृषि प्रधान थी। जो राजस्व का मुख्य आय होती थी, या जो राजा की जो आय होती थी वह कृषि का 1/6 होती थी। राजस्व जो आय का प्रमुख साधन था वह कृषि का 1/6 होता था। साथ ही पशुपालन भी किया जाता था। यहाँ पर मौर्यों के समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था, उसके द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया था। झीलों का निर्माण करवाया गया था, कुओं का निर्माण करवाया गया था। इस तरह से झीलों का निर्माण करवाया गया था। तो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी और कृषि कार्य में जो कृषि से जो कृषि की उपज होती थी, उस उपज का 1/6 भाग कृषि की आय के रूप में लिया जाता था। ये कहें कि राजस्व के रूप में 1/6 भाग कृषि का लिया जाता था। इस तरह इनकी आय का मुख्य साधन कृषि के साथ में ये लोग जैसे खान या ये कहें कि खदान, धातु आदि चीजों को भी जमीन से प्राप्त करते थे और उनसे भी इनकी अर्थव्यवस्था की साधन चलता था। वहीं यहाँ पर नगरों में जो होता था, नगरों में तरह तरह के कर भी लगाए जाते थे। कर, छोटे मोटे कर होते थे। करों का इतना उल्लेख नहीं किया गया, किंतु छोटे मोटे कर होते थे जिनसे कि नगरीय प्रशासन को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस तरह का स्थानीय प्रशासन को यदि हम देखें, तो जो मौर्यों का जो प्रशासन था पूरा वह 6 प्रांतों में विभाजित था। और जो प्रांत थे वह जनपदों में विभाजित थे। जनपद में, और यह जन जो थे यह ग्रामों में विभाजित थे। इस प्रकार से प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह ग्राम होती थी। प्रशासन की छोटी इकाई जो होती थी वह ग्राम होती थी। ग्राम का जो अधिकारी होता था वह ग्रामीण कहलाता था।
इस ग्रामिक के पास में संपूर्ण अधिकार थे ग्राम में प्रशासन करने के। इस ग्रामिक के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाती थी, जो पांच सदस्य की एक समिति बनाई जाती थी। 6 समितियां, लगभग 6 समितियां बनाई जाती थी। इनका जो अध्यक्ष होता था उसे गोप कहा जाता था, गोप। 5 से 10 गांवों का अधिकारी, इसके ऊपर जो होता था वह स्थानीय अधिकारी होता था, स्थानिक अधिकारी। प्रत्येक गांव में एक अधिकारी होता था, ग्राम भोजक। और यह जो ग्राम भोजक होता था, यह ग्राम भोजक जो गांवों में नियुक्तियों का कार्य होता था, वह कार्य ग्राम भोजक के माध्यम से किया जाता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र की जो प्रशासन था उसके लिए 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जिनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, और यह पूरे पाटलिपुत्र का प्रशासन देखते थे। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को हमने देखा। चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हम बात करें तो यह एक महान सम्राट हुआ। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, एक दास्तान भरे जीवन से, जिसे खरीद फरोख्त हो रही थी बचपन से, जिसे खरीदा गया, बेचा गया, बाद में चाणक्य की सहायता से शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मगध से टक्कर ली, हार हुई। हार के बाद में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गया, वहां पर जाकर अनेक राजाओं को इकट्ठा किया, सिकंदर के विरुद्ध वहां पर विद्रोह भड़काए और उनका सेनापति बन गया, यह कहें कि उनका राजा बन गया। और राजा बनकर सिकंदर के लोगों को हराने के बाद में, सिकंदर के अधिकारियों की हत्या करने के बाद, विद्रोह भड़काने के बाद में वहां से सेना बनाई और 100 कोटि की सेना को लेकर मगध पर चढ़ाई की। और मगध पर चढ़ाई करने के पश्चात इसने घनानंद को पराजित किया और अपना राज्यरोहण करवाया। इस तरह से राज्यरोहण के बाद में ईरान में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पश्चिमोत्तर में, ईरान से हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में हम कहें कि कर्नाटक तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। मूल्यांकन में यही कह सकते हैं कि ना तो इतना महान या इतना बृहद साम्राज्य स्थापित करने वाला राजा ना पहले कभी हुआ, ना ही कभी उसके बाद में हुआ। इतिहास में ना उससे पहले ऐसा राजा हुआ, ना उसके बाद में ऐसा कभी हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट था, महान सेनापति था, वह प्रजा हितैषी था, प्रजा के हित के लिए कई कार्य किया था। सुदर्शन झील का उसने निर्माण, उसके सेनापति ने उसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रजा जो थी वह सुख चैन से रह रही थी। अब हम आगे देखेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन में हम आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हमने देखा, चंद्रगुप्त को देखा। इसके बाद में हम बिंदुसार, उसके बाद में अशोक और फिर परवर्ती शासकों को हम देखेंगे। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। थैंक यू।